जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन साइंस एक्सप्रेस के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने साइंस एक्सप्रेस का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने 4 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में एएलपी सीबीटी 1 में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग 31 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में जो साइंस क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के पीडीएफ देख सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी देख पा रहे हो। बड़ा ही सरल सा सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन फ्री स्टेट। पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा ऑप्शन है सोडियम, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आंसर तो हम सबों को मालूम है। बहुत सारे मित्र ऐसे भी होंगे जिनको आंसर मालूम नहीं होगा। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि जो सोना है वो क्या होता है, तो सर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। सवाल ये है कि सर व्हाई द गोल्ड आर स्टेबल इन अ फ्री स्टेट। जो गोल्ड है, सोना है, वो फ्री स्टेट में स्टेबल कैसे होता है, ये क्यों होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखें। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो धातुएं होती है वो या तो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्री स्टेट में पाई जाती है, या फिर संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग बात करते हैं धातु किस अवस्था में पाई जाएगी, धातु के स्टेट की, तो हम कहेंगे कि सर ये मुक्त अवस्था में पाई जाएगी। ये या तो मुक्त अवस्था में पाई जाएगी या फिर ये संयुक्त अवस्था में पाई जाएगी। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि दोनों का अपना मायने है। क्या मायने है सर? तो आप सबों को मालूम होना चाहिए कि कुछ धातुएं ऐसी होती है जो बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वाटर वेपर के साथ, या आपके इन्वायरमेंट में अदर एलिमेंट मौजूद हैं तो उनसे वो बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। अब भाई, जो बहुत तेजी से किसी के साथ अभिक्रिया करेगा उसको तो सर मुक्त अवस्था में होना जरूरी नहीं है, और अगर उसको मुक्त अवस्था में रखेंगे तो फिर उस धातु का तो हमारे लिए कोई उपयोग ही नहीं रह जाएगा। जैसे अगर कोई लड़का स्टूडेंट होता है तो सर उसको सेपरेट करके बैठाया जाता है कि तुम वहीं बैठेगा, वहां से इधर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर वो लड़का टाइप है तो वो हर किसी से लड़ना शुरू कर देगा, फिर क्लासेस डिस्टर्ब होगी। ठीक उसी तरह से कुछ मेटल ऐसे होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं सर, तो आपके इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, वाटर वेपर मौजूद है, उससे वो बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। तो फिर सर उसको बांध के रखना पड़ता है, और ऐसे धातु को क्या कहते हैं सर, वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था बोले तो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं। और मेरे मित्र, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होती है, लेस रिएक्टिव होती है, यानी कि वो किसी अन्य चीज से प्रभावित नहीं होती है और किसी अन्य चीज को देख करके रिएक्ट भी नहीं करता है। जैसे कि सर सोना ऑक्सीजन के साथ कभी अभिक्रिया नहीं करती है, चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो सर वैसे धातु या वैसे तत्व जो बाहरी जो तत्व हैं, जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल में जो एलिमेंट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इन सभी के साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो सर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वैसे धातु जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, इन सभी के साथ तेजी से अभिक्रिया नहीं करता है, उसको वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और जो तेजी से अभिक्रिया कर लेता है वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका यौगिक हो गया। और मेरे मित्र, इसको आप किसी शांत स्वभाव के स्टूडेंट और किसी बहुत ज्यादा चंचल स्टूडेंट जो क्लास में बहुत ज्यादा उछल कूद मारपीट करते रहता है सर, उससे आप फरकेट कर सकते हैं। जो सर बहुत ज्यादा चंचल होगा, लड़का टाइप होगा, वो हर किसी से लड़ना चाहेगा, जो शांत होगा वो एक जगह बैठा हुआ रहेगा। तो जो शांत है वो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, जो लड़का टाइप होगा सर उसको बांध के रखा जाएगा, मतलब संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। मेरे मित्र, यहां से आप सभी दो चीज अपने मन में ला रहे होंगे।
कि सर इसका मतलब ये हुआ कि सर जो तत्व कम अभिक्रियाशील होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, वो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि मुक्त अवस्था में जो भी धातु पाए जाएंगे ये सब के सब क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे, यानी कि कम अभिक्रियाशील होंगे। इनकी अभिक्रिया करने की क्षमता क्या होगी सर, उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी की संयुक्त अवस्था वाले तत्व की होगी। मेरे मित्र इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त अवस्था में जो आपके धातु मिलेंगे वो क्या होंगे, तो सर ये हाईली रिएक्टिव होंगे। ये क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे। इसका मतलब साफ है कि सर रिएक्टिविटी सीरीज में जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होगा वो संयुक्त अवस्था में मिलेगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो मुक्त अवस्था में मिलेगा। आप कहेंगे सर आपने रिएक्टिविटी सीरीज की बात करा, व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज? रिएक्टिविटी सीरीज क्या है मेरे मित्र? इसी को हिंदी में अभिक्रियाशील समूह बोला जाता है या अभिक्रियाशीलता समूह बोला जाता है। जब धातु को हम लोग उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर ऊपर से लेकर के नीचे तक लिखते हैं, जब धातु को हम लोग उसके अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में हम लोग ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो सर जो हम ऊपर से नीचे कॉलम बनाते हैं वही हमारा अभिक्रियाशील समूह कहलाता है। आप कहेंगे सर ये समझ से परे है। मेरे मित्र समझ से परे नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम पे, ध्यान देंगे सर इस डायग्राम पे, यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे, यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे मेरे मित्र। यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें आपको ये चीज दिखाई पड़ रहा होगा इस रिएक्टिविटी सीरीज में कि सबसे ऊपर क्या है सर, पोटेशियम है। आप सभी ध्यान में रखना कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होगा वो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो पोटेशियम आपका क्या होता है, आप कहेंगे सर हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। अब अगर ये हाईली रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जब भी मिलेगा तो कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा, संयुक्त अवस्था के फॉर्म में मिलेगा। मेरे मित्र जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे धातुओं की अभिक्रियाशीलता क्या होती जाएगी सर, घटती चली जाएगी। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि जब धातुओं को उसके घटते हुए अभिक्रियाशीलता के आधार पे हम लोग ऊपर से लेकर के नीचे तक इस तरह का एक कॉलम बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। और जो सबसे टॉप पे होता है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, जो सबसे बॉटम में नीचे में होता है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोटेशियम के बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टीन है, लेड है। मेरे मित्र ये सब के सब क्या होंगे, तो सर हाईली रिएक्टिव होंगे। और साथ ही आप देख रहे हैं कि सर बीच में हाइड्रोजन है और इसके नीचे कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है। मेरे मित्र गोल्ड आपका सबसे नीचे है, मतलब ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती है। तो आप सभी इसको ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सर हम लोग मीन मानते हैं हाइड्रोजन को, यानी कि मध्य में किसको मानते हैं सर, हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान करके चलते हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी तत्व होंगे वे सब हाईली रिएक्टिव होंगे, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वे सभी क्या होंगे सर, लेस रिएक्टिव होंगे। और अगर कोई भी धातु हमारा लेस रिएक्टिव है चेला जी तो वो क्या होगा, मुक्त अवस्था में, और हाईली रिएक्टिव है तो वो क्या होगा सर, संयुक्त अवस्था में, यानी कि कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि इन आवर क्वेश्चन the option sodium, potassium and calcium belongs to the highly reactive metal। ये किससे बिलोंग्स करेंगे, तो आप कहेंगे सर ज्यादा अभिक्रियाशील धातु से बिलोंग करेंगे। आप कहेंगे चलो सर इस क्वेश्चन को तो हमने समझ ली। तो आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बड़ा ही सरल सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप सभी कहेंगे गुरुजी इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग मॉडर्न पीटी की बात करते हैं, जब भी हम लोग मॉडर्न पीटी की बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो हम सभी कहते हैं कि गुरुजी इसमें 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। मेरे मित्र ये भी आपका कहीं से मतलब सुटेबल नहीं है कि आपको ये चीज मालूम ना हो कि आवर्त और वर्ग क्या होता है। बस आपको सीधा सा ध्यान में रखना है कि अगर हम लोग बात करते हैं आवर्त की तो आपको आपके आवर्त सारणी में जो क्षैतिज रेखाएं दिखाई पड़ती है इसको आवर्त बोला जाता है, और साथ ही जो आपको वर्टिकल कॉलम इस तरह से दिखाई पड़ती है इसको क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। तो जो सवाल करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र एक छोटा सा बात आप सभी ध्यान में रखना कि मॉडर्न पीटी किसने बनाया था, सर मोस्ले नामक वैज्ञानिक ने बनाया था।
आप कहेंगे सर मॉडर्न पीटी हम बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई और भी पीरियोडिक टेबल हमको पढ़ना होता है क्या? बिल्कुल सर। मेरे मित्र, यूं तो आवर्त सारणी को बनाने में बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है और आप सबों को मालूम भी होगा कि डूमा के सममूलक श्रेणी से लेकर के हम लोग बात करें अगर मेंडलीफ की, साथ ही बात करें न्यूलैंड की, साथ ही हम लोग बात करें डॉबरेनर की, तो इन सभी ने अपना अलग अलग योगदान दिया है पीटी को बनाने के लिए। आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा कि शुरुआत में जो साइंटिस्ट तत्वों के गुणों को समझने के लिए आवर्त सारणी का निर्माण कर रहे थे, वो एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे, वो एक्चुअली में तत्वों को सजा सजा करके रख रहे थे। जैसे कि डॉबरेनर का ट्राइड रूल, जिसमें यह कहा जाता है कि तत्वों को अगर उसके बढ़ते हुए द्रव्यमान के आधार पर तीन तीन करके सजाया जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो किनारे के दोनों तत्वों का औसत होगा। अब उसी तरह से न्यूलैंड, अगर तत्वों को 1 से लेकर के 8 तक के समूह में सजाया जाए तो प्रत्येक पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मैच करेगा। तो ये सब जब अपना साइंटिस्ट जब तत्वों के गुणों को समझने के लिए कुछ इस तरह से अपना आधार बना रहे थे, तो वहां पे वो पीरियोडिक टेबल का निर्माण नहीं कर रहे थे, तत्वों को वो आवर्त और सारणी के रूप में नहीं सजा रहे थे, बस ऐसे ही बस सजाने का प्रयास कर रहे थे, उसके गुणों का समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब वो सब फेल हो गए, तब सर एक साइंटिस्ट आए मेंडलीफ। एक साइंटिस्ट कौन आए? मेंडलीफ आए, और सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, तो सर तत्वों को आवर्त और वर्ग के रूप में सजाने का प्रयास करा। क्योंकि मेंडलीफ के समय में मात्र 63 एलिमेंट ज्ञात था, इसके समय में अक्रिय गैस तत्व जो अभी हम लोग नोबेल गैस एलिमेंट पढ़ रहे हैं उसकी खोज नहीं हुई थी। तो मेंडलीफ ने क्या करा, अपने आवर्त सारणी में सर टोटल वर्ग की संख्या को 9 रखा और आवर्त की संख्या को इन्होंने 7 ही रखा। क्योंकि मेंडलीफ से पहले कोई भी ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने तत्वों को टेबल के रूप में सजाया हो, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आवर्त सारणी की खोज किसने करा? मेंडलीफ ने करा। किसने करा? मेंडलीफ ने करा। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने करा? सर मोसले ने करा। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे कि मेंडलीफ से पहले कोई भी ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में या तालिका बना करके उसके गुणों को समझने का प्रयास किया हो। मेंडलीफ अकेले ऐसे साइंटिस्ट थे उस दौर में जिन्होंने तत्वों के गुणों को समझने के लिए सबसे पहले पीरियड्स एंड ग्रुप, इस दोनों का फॉर्मेशन करा। और दैट्स व्हाई, इसी के चलते हम लोग कहते हैं कि सर आवर्त सारणी का निर्माण किसने करा? मेंडलीफ ने करा। तत्वों को सबसे पहले आवर्त और वर्ग के रूप में किसने सजाया? मेंडलीफ ने सजाया। मेंडलीफ के समय तत्वों की ज्ञात संख्या 63 थी। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में टोटल वर्ग 9, आवर्त कितनी थी सर? 7 थी। और आधुनिक आवर्त सारणी आप कहेंगे सर मोसले ने बनाया, इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितनी है? 18, आवर्त की संख्या सर टोटल 7 है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि मोसले बाबा जो थे वो मेंडलीफ से इंस्पायर थे, और हर एक साइंटिस्ट जो पीरियोडिक टेबल को बनाया है वो अपने पिछले साइंटिस्ट से इंस्पायर होकर के ही अलग अलग रूल का एक्सप्लेनेशन किया है। और मेरे मित्र यहां पे आप सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपने माइंड में रखेंगे, क्या कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। डॉबरेनर का जो रूल था वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। जो न्यूलैंड का रूल था वो भी परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। जबकि ये जो मोसले साहब थे, इनका जो आवर्त सारणी था, इनका आवर्त सारणी परमाणु संख्या पे आधारित था। किस पे आधारित था? परमाणु संख्या पे आधारित था। आप कहेंगे चलो सर ये तो हमारा क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही सरल सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है गति का पहला नियम, दूसरा है गति का पहला और दूसरा नियम, तीसरा है गति का तीसरा नियम, चौथा है गति का दूसरा नियम। आप कहेंगे सर बहुत ही आसान सा सवाल है, और यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाता है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या है सर? तो सर न्यूटन के थर्ड लॉ पे ये आधारित है और न्यूटन के थर्ड लॉ को दर्शा रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर बात की जाएगी नाविक के आगे की दिशा में कूदने पर नाव के पीछे की तरफ हट जाने की, या फिर बात की जाएगी बंदूक से गोली फायर होने पर गोली के आगे चले जाने की और बंदूक के पीछे हट जाने की, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे सर ये सभी गति के तीसरे नियम पे आधारित है। बात की जाएगी रॉकेट प्रणोदन की, आप कहेंगे सर गति के तीसरे नियम पे आधारित है। सवाल ये है कि सर ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ क्या है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे
कि चूंकि मोशन को समझने के लिए सबसे पहले गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करा था, और गैलीलियो अपनी बातों को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए जिस तरह से हम लोग आज के फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी समय न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने अपने प्रिंसिपिया बुक पे 3 लॉ को एक्सप्लेन करा था, जिसको हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? तो फर्स्ट लॉ कहता है कि सर कोई भी वस्तु अपने अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहेगी, अगर गति में है तो गति में रहना चाहेगी। और मेरे मित्र यहीं से जड़त्व का भी कंसेप्ट आता है, और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर गति का पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। गति का पहला नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम भी कहलाता है। और ध्यान में रखेंगे कि गति के पहले नियम से हम लोगों को क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये गति का दूसरा नियम क्या था? तो मेरे मित्र न्यूटन ने अपने गति के दूसरे नियम में बताया कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु पे बल लगाया जाए तो उसके संवेग में जो परिवर्तन होगा वो बल की दिशा में होगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग F इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? P2 माइनस P1 बटा टी, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि गुरुजी F इक्वल टू P2 माइनस P1 है, तो ये दूसरा संवेग और ये पहला संवेग हुआ। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम अंतिम वेग को v से रिप्रेजेंट करें और प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करें तो आप कहेंगे सर बात ही खत्म है। F इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mv माइनस mu बटा टी, और F इक्वल टू m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u बटा टी हो जाएगा। आप कहेगा v माइनस u बटा टी तो सर एक्सेलरेशन है, तो चला जी F इक्वल टू क्या हो जाएगा? ma। और इसीलिए आप सभी कहते हैं कि गुरुजी न्यूटन का सेकेंड लॉ से हमको बल का व्यंजक मिलता है, यानी कि फोर्स का इक्वेशन F इक्वल टू ma आपको कहां से मिलता है? न्यूटन के दूसरे नियम से। आप कहेंगे सर तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। मतलब साफ है, आप किसी को गाली दोगे बिना वजह के तो वो भी आपको 10 को गाली सुनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम किसी दीवार पे इस तरह से हाथ लगाएंगे तो हम जितना बल लगा रहे हैं दीवार भी हमको उतना ही बल से क्या करेगा? तो सर हमारे ऊपर रिएक्ट करेगा। इसीलिए जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो ये एक्सप्लेन करता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और हम लोग ये कहते हैं कि सर जो गति का तीसरा नियम है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि अगर ए ऑब्जेक्ट किसी बी ऑब्जेक्ट पे बल लगा रहा है तो बी भी क्या करेगा? उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाएगा, यानी कि एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। आप कहेंगे चलो सर ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। मेरे मित्र आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इस चारों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। दूसरा है किसी नर में एक एक्स गुणसूत्र और 2 वाई गुणसूत्र होते हैं। तीसरा है मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। और चौथा है द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी इस टाइप के क्वेश्चन को तो हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम पे साइंस का पूरा सर नॉलेज सवार हो जाए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे माइंड से बाहर होती है। यहाँ पे हम कैसे किसी क्वेश्चन को सही कहेंगे? मेरे मित्र थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको। और जब आप पढ़ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन तो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आपको ये पता चल पाए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है और कितना अंदर घुस करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि बायोलॉजी को थोड़ा आपको इंटरनली जाके पढ़ना होगा, ऊपर ऊपर से काम नहीं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। आप कहेंगे सर चारों स्टेटमेंट के बारे में जब तक कंफर्म नहीं होंगे तो कौन सा कथन सत्य है या असत्य है ये हमको कैसे पता चलेगा? मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात करी जा रही है पहले ऑप्शन में कि टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना, मानव के बारे में तो सबों को मालूम है कि सर 46 गुणसूत्र होता है, जिसमें से 22 जोड़ी जो है वो ऑटोसोम होता है और 23वीं जोड़ी सर हेट्रोसोम्स होता है।
जो कि लिंग गुणसूत्र होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सर ग्रास हॉपर की यानी कि टिड्डा की, तो आप सभी ध्यान में रखना कि टिड्डा में हम लोग कहते हैं 24 गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 2n इक्वल टू 24 हम लोग कहते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये हम टिड्डा की बात कर रहा है, तो टिड्डा में सर मेल भी आएगा और फीमेल भी आएगा। और एक्चुअली में जो टिड्डा में गुणसूत्र का टाइप होता है वो कैसा होता है, तो सर XOXX टाइप का होता है। आप कहेंगे सर ये O क्या है, तो सर जहां पे भी ये O लगा हुआ रहे मतलब एक गुणसूत्र नहीं है। और ध्यान में रखिएगा कि टिड्डा में मेल की अगर हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और वो क्या होता है सर X। और इसीलिए यहां पे हमने O लिखा था कि मेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम X होता है। किसमें सर, टिड्डा में। कॉकरोच में भी सर सेम कंडीशन होता है। लेकिन टिड्डा के फीमेल वर्जन की अगर हम लोग बात करते हैं चेला जी, तो इसमें जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है सर, XX होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर टिड्डा में जो क्रोमोसोम होती है सर वो XOXX टाइप का होता है, जिसमें मेल टिड्डा में एक क्रोमोसोम X होता है, फीमेल टिड्डा में फीमेल टिड्डा में 2 क्रोमोसोम XX होता है। और मेरे मित्र अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि टिड्डा में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, आप कहेंगे सर 24 होती है। और यहाँ पे मेल की बात करते हैं तो 2n इक्वल टू 23 हम लिखते हैं, क्योंकि इसमें तो सर सेक्स क्रोमोसोम के रूप में एक ही होता है और यहाँ पे हम लोग 2n इक्वल टू 24 कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे कहा जा रहा है टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये तो गलत है, 4 नहीं होता है। कितना होता है, तो सर हम लोग 24 लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िएगा कि किसी नर में एक X गुणसूत्र और 2 Y गुणसूत्र होते हैं। कल ही हम आपको बताएं कि सर मेल में अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो हम सभी कहते हैं सर मेल में X और Y एक एक गुणसूत्र होते हैं जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए क्या होते हैं सर, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि 2 Y गुणसूत्र होते हैं, क्या होगा, आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान दीजिएगा कि तीसरा है कि मानवों में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 42 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। आप कहेंगे सर ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहां पे जब बात की जा रही है कि 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 42 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र होते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर 46 गुणसूत्र तो होते हैं, लेकिन जो हमारा होता है उसमें 22 जोड़ी तक वो ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं सर, ऑटोसोम्स होते हैं। लेकिन जो 23वीं जोड़ी होता है XY, यही क्या होता है सर, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है सर, 21 जोड़े की बात की जा रही है। ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे हम 22 कह रहे हैं इसमें, और फीमेल में आएंगे तो क्या कहते हैं सर कि सर 22 उसमें भी सर ऑटोसोम और एक XX होता है। मतलब ये हुआ कि सर क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। आपका चौथा बच जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि द्विगुणित जीव, ध्यान में रखिएगा, द्विगुणित जीव को डाइप्लॉइड बोला जाता है। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है, बिल्कुल सही है, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। चेला जी यह विशेष जोड़ा होता है, मेल में XY और फीमेल में XX, जो क्या होते हैं तो सर लिंग जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसे ही क्या बोला जाता है, सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, यानी कि लिंग गुणसूत्र बोला जाता है। आप क्या कहेंगे कि सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। कल भी आपने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट आपका चेंज है। पहला कहा जा रहा है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान के बराबर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अब दूसरा है कि एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई 2 वस्तुएं जिनके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के बीच लागू होने वाले गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻11 न्यूटन, ये भी सही है सर। ये चीज आपने कल कैलकुलेशन करके देखा है। आप कहेंगे सर नहीं किए थे हम लोग भूल गए। ए भाई हम बताए हैं कल कि F इक्वल टू क्या होता है सर, Gm1 × M2 बटा R², तो 6.67 × 10⁻11, और यहाँ पे M1 × M2 तो 2 × 2, एक मीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू आपका इतने आएगा ना। ये हो स्टेटमेंट सही है। चला नेक्स्ट है कि बल 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप कहेंगे सर कि जब आप ये कह रहे हैं कि F इक्वल टू Gm1 × M2 बटा R² होता है, तो ये भी बात तो सही है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो दोनों ही वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा,
और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो भाई मेरे यहाँ पे आपका जो कहा जा रहा है तीसरे ऑप्शन में, सॉरी चौथा ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं कि बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप कहेंगे सर चौथा ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन हम पढ़ना भूल गए थे, तभी पढ़ लेते हैं सर। तीसरा में कहा जा रहा है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। आप क्या कहेंगे कि सर अगर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य होता तो फिर इसको यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन नहीं कहा जाता। यूनिवर्सल कहने का मतलब ही होता है कि वो हर जगह मान्य होगा, चाहे लैब की बात करें, लैब से बाहर की दुनिया की बात करें। मतलब आपको यहाँ पे गलत कथन चुनना था। आपने देखा ए, बी और डी तीनों सही हैं, जबकि सी में नौटंकी किया जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। ये क्या है सर? पूरी तरह से गलत है। प्रयोगशाला के बाहर भी क्या होते हैं सर? तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो लागू होता है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे ऑप्शन डी में केवल सी लिखा हुआ है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? सोडियम का लेटिन नाम नाइट्रियम होता है, सही है सर। और चांदी का लेटिन नाम अर्जेंटम होता है, बिल्कुल सही है। तो आप देख लीजिए, आप कहेंगे सर ए और बी दोनों सही है, तो आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में है। तो बहुत ही सरल सा सवाल था, और आप सभी ध्यान में रखिएगा, कुछ तत्वों के लेटिन नेम को अपने माइंड में जरूर रखिएगा। जैसे सोडियम के लिए बाबू हम लोग सिंबल क्या लेते हैं सर? Na लेते हैं। ये कहां से आया है? तो सोडियम के लेटिन नेम नाइट्रियम से आया है। चांदी के लिए सिंबल हम लोग चेला क्या लिखते हैं? Ag। कहां से आया है सर? सर अर्जेंटेनम से आया है। मेरे मित्र अगर हम सोना की बात करते हैं तो सोना का लेटिन नेम ऑरम होता है, और हम लोग सिंबल क्या लिखते हैं सर? Au लिखते हैं। अगर हम इसी तरह से आयरन की बात करते हैं तो आयरन का सिंबल Fe लिखते हैं। ये कहां से आया है? तो सर लेटिन नेम फेरस से आया है। कहां से आया है सर? फेरस से आया है। अब मेरे मित्र इसी तरह अगर हम लोग बात करते किसकी? सीसा की, तो सीसा का शॉर्ट फॉर्म हम लोग Pb लिखते हैं, और इसका लेटिन नेम क्या होता है सर? पलम्बम होता है। क्या होता है? पलम्बम। मरकरी के लिए हम लोग सिंबल Hg लिखते हैं, इसका लेटिन नेम हाइड्राज्रियम होता है। तो इस तरह के कुछ तत्व हैं, उसका लेटिन नेम भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। बहरहाल इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल सा सवाल कि 10 ओम प्रतिरोधक पर जब 140 वोल्ट का विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। आप कहेंगे सर हम सबों को मालूम है कि V इक्वल टू आई आर होता है, I इक्वल टू V बटा आर हो जाएगा। हमारा यहाँ पे विभवांतर कितना है? 140, प्रतिरोध सर 10, तो 14 है 140, कितना एम्पियर होगा सर? 14 एम्पियर हो जाएगा। कितना एम्पियर हो जाएगा सर? 14 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? बंदूक की एक चली हुई गोली, दूसरा है गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा, एक घूमता हुआ पहिया। क्या कहेंगे कि सर जिसका वेग ज्यादा होगा वो ज्यादा काम करेगा? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअली हम लोग वर्क इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ते हैं सर Fs। कब? जब बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण ना बन रहा हो तब। अगर कोण बन रहा है तब क्या कहते हैं गुरुजी? W इक्वल टू Fs cos थीटा होता है। क्या होता है? Fs cos थीटा होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वर्क जो है, जो वर्क है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर भी होता है सर। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो आप कहेंगे सर 2 गतिज ऊर्जा होगा, बिल्कुल। हाफ mv2 स्क्वायर बटा हाफ mv1 स्क्वायर, यानी कि जो कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहां पे हम कहेंगे कि सर कहीं ना कहीं कार्य वस्तु के वेग पे जरूर डिपेंड करेगी। वेग ज्यादा मतलब कार्य ज्यादा, वेग कम कार्य कम। ध्यान देंगे पहले ऑप्शन में कि बंदूक की एक चलती हुई गोली, दूसरे ऑप्शन में गतिशील पत्थर, उठाया हुआ हथौड़ा, एक घूमता हुआ पहिया। तो आप कहेंगे सर बंदूक की चलती हुई गोली जो है सर इन सभी से क्या होगा? तो सर इसमें ज्यादा वेग होगा, दैट्स व्हाई इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मेरे मित्र गतिशील पत्थर की बात करेंगे तो सर इसके द्वारा भी कार्य किया जाएगा, लेकिन चलती हुई गोली से कम किया जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि एक उठाया हुआ हथौड़ा, एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक उठाया हुआ हथौड़ा में कौन सी ऊर्जा होती है? हथौड़ा उठा रहे हैं तो सर कुछ ऊंचाई पर है,
कोई भी वस्तु का किसी ऊंचाई पे कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। उठाया हुआ हथौड़ा में क्या होगा सर, स्थितिज ऊर्जा होगा। बाकी घूमता हुआ पहिया सर, इसमें उतना ज्यादा वेलोसिटी नहीं हो। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा सरल सा सवाल सर। ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधि में से किसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। आपका है कि एक पटाखे का विस्फोट, पटाखा में क्या रहता है चला। क्वेश्चन सिंपल, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से किस में सर स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। तो भाई मेरे, आपका पहला ऑप्शन है पटाखे का विस्फोट। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी पटाखा में तो केमिकल रहता है, मतलब अगर वो विस्फोट होगा तो हमको दो चीज मिलती है, एक तो बहुत बड़ा सा आवाज मिलता है धड़ाम, और दूसरा सर तो सर वहां पे स्पार्किंग जैसा भी हमको दिखता है, यानी कि उष्मा भी मिलती है और साउंड भी मिलता है। मतलब पटाखे के ब्रस्ट होने से आपको केमिकल, पटाखे में जो केमिकल एनर्जी है वो किस में बदल जाता है, तो सर लाइट और साउंड एनर्जी में बदल जाता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है एक टॉर्च को ऑन करना, टॉर्च में बैटरी लगा हुआ रहता है, बैटरी में केमिकल होती है सर। तो यहां पे टॉर्च को जब जलाएंगे तो बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है वो किस में बदल जाएगा, आप कहेंगे सर लाइट एनर्जी में बदल जाएगा। अब मेरे मित्र, एक पेंडुलम का झूलना, तो सर पेंडुलम स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा है, झूल रहा है तो गतिज ऊर्जा। आपका आंसर मिल गया। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक टॉर्च को ऑफ करना, कहेंगे सर टॉर्च को ऑफ कर देंगे तो कोई ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगा, बैटरी की जो ऊर्जा होगा वो बचले रहेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे कहा जा रहा है कि नग्न बीजी होते हैं, डैश नग्न बीजी होते हैं, पाइनस, गाजर, गेहूं, नींबू। चला जी याद रखेंगे, पाइनस हो या फिर साइकस हो, पाइनस हो या फिर साइकस हो, ये क्या होते हैं, नग्न बीजी होते हैं। नग्न बीजी को क्या बोला जाता है चेला, जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म उसे बोला जाता है जिसके बीज के ऊपर में कोई कवर नहीं होता है, इसका बीज पूरी तरह से नेक्ड होता है, यानी कि नंगा होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो नग्न बीजी पौधे होते हैं इसको एवरग्रीन पौधा बोला जाता है, यानी कि सदाबहार पौधा बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सदाबहार पौधे होते हैं, आप कहेंगे नग्न बीजी। एग्जाम्पल तो सर पाइनस और साइकस। आप कहेंगे सर फिर जिम्नोस्पर्म के अलावे भी और कुछ होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। एक होता है आवृत बीजी, यानी कि जिसके ऊपर में क्या हो, तो सर आवरण हो। ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि एंजियोस्पर्म जो है वो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह माना जाता है। जिस तरह हम लोग जंतु जगत के सबसे बड़ा समूह किसको कहते हैं, आर्थ्रोपोडा को कहते हैं, उसी तरह हम लोग पादप जगत के सबसे बड़े समूह की बात करेंगे तो किसका नाम लेंगे, एंजियोस्पर्म का नाम लेंगे। इसको आप नोट कर लेंगे कि पादप जगत का सबसे बड़ा समूह, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह किसे बोला जाएगा, तो आप कहेंगे सर एंजियोस्पर्म को बोला जाएगा। और सदाबहार पौधा आप कहेंगे जिम्नोस्पर्म को बोला जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एंजियोस्पर्म आवृत बीजी का मतलब हुआ इसका बीज आवरण से ढका हुआ होगा। तो आपको यहां पे ये ध्यान में रखना होगा कि एंजियोस्पर्म पौधे को हम लोग फिर से दो ग्रुप में बांटते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर मोनोकोटिलेडन्स, मोनोकोटिलेडन्स, और साथ ही क्या कहते हैं सर डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स कहते हैं। तो ये चीज भी आपको अपने माइंड में रखना है कि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे को कितने ग्रुप में बांटा गया है, सर दो। और कौन सा, तो सर दो जो है उसमें एक है एक बीजपत्री जिसमें एक ही बीजपत्र हो, और दूसरा है द्विबीजपत्री जिसमें क्या हो, दो बीजपत्र हो। क्या हो सर, दो बीजपत्र हो। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, कैरोट, गेहूं, व्हीट, कैरोट, व्हीट, लेमन, ये सब के सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तो सर ये सब के सब जो है एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आ जाएंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि यहां पे अनुदैर्ध्य तरंग की बात की जा रही है और आपसे बात अनुप्रस्थ तरंग की भी की जा सकती है। बस आपको यह ध्यान में रखना है कि अनुदैर्ध्य तरंग का गमन, अनुदैर्ध्य तरंग का गमन, अनुदैर्ध्य तरंग का गमन किस रूप में होगा,
आप सभी याद रखेंगे संपीड़न और विरलन के रूप में होगा। संपीड़न सर वहां पे होगा जहां पे घनत्व तो ज्यादा होगा और दाब भी ज्यादा होगा, विरलन सर जहां पे दाब कम और घनत्व कम होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो आपका अनुदैर्ध्य तरंग का ये गमन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। जहां पे आप ज्यादा सघन देख रहे हैं ये संपीड़न वाला एरिया है, और जहां पे आप कम सघन देख रहे हैं ये विरलन वाला एरिया है। और मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि दो क्रमागत संपीड़न और विरलन की जो दूरी होती है उसे तरंगदैर्ध्य कहा जाता है। और मेरे मित्र ये तो हो गई अनुदैर्ध्य तरंग की बात। अब अगर बात की जाएगी अनुप्रस्थ तरंग की, तो अनुप्रस्थ तरंग हमेशा याद रखेंगे शीर्ष और गर्त के रूप में चलता है, यानी कि वो कुछ इस तरीके से चलेगा। और आप सभी कहना कि सर दो क्रमागत शीर्ष या फिर दो क्रमागत गर्त की जो दूरी होगी, दो क्रमागत शीर्ष और दो क्रमागत गर्त की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा? तरंगदैर्ध्य कहलाएगा। याद क्या रखना है? अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करेगा, अनुदैर्ध्य तरंग संपीड़न और विरलन के रूप में, अनुप्रस्थ तरंग जो है शीर्ष और गर्त के रूप में। और दो क्रमागत शीर्ष या गर्त या फिर संपीड़न या विरलन की दूरी क्या कहलाएगी? तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। तो जो सवाल करा जा रहा है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंगदैर्ध्य कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि तरंग के वेग का संबंध होता है किसके साथ? आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के साथ। तो तरंग का वेग किसके बराबर होता है? तो सर न्यू इंटू लेमडा के बराबर होता है। और आप सभी कह सकते हैं सर लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बटा न्यू हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखिएगा, तरंगदैर्ध्य के लिए है और आपके लिए उपयोगी है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसका इंग्लिश नहीं आता है, इसीलिए टाइपिस्ट ने इसको इंग्लिश को अगले पेज में कर दिया है सर, यहाँ पे कर दिया है। तो अगर कोई बच्चे इंग्लिश में है तो वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर, और अदरवाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि नीचे के दो कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। आपको मिलान करना है। मेरे मित्र यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? तो सर एक तरफ कैल्शियम ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ CH3P2 है, 0.1 मोल है, और चौथा में एक परमाणु या अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणु या अणुओं की निश्चित संख्या है। और फिर इधर कैल्शियम फॉस्फाइड है, अनबुझे चूना में उपस्थित अवोगाड्रो नियतांक 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद होते हैं। इस तरह से आप कहेंगे कैसे बनाएंगे? तो मेरे मित्र एक क्लू तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, अनबुझा चूना। अनबुझा चूना किसको बोलते हैं? आप कहेंगे सर कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो कैल्शियम ऑक्सीजन है वो किस में है सर? कैल्शियम ऑक्साइड में है। जाहिर सी बात है कि ए के साथ हम किसको मैच करवाएंगे? गुरुजी 2 को मैच करवाएंगे। तो लीजिए एगो तो आपको मिल गया, ए वाला काम तो खत्म हो गया सर। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो CH3P2 है मेरे मित्र ये कैल्शियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला है। तो आप देखिए कि आपके किस ऑप्शन में कैल्शियम फॉस्फाइड लिखा हुआ है? सर पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो चलिए आपका बी का भी काम खत्म हो गया कि बी के लिए कौन मैच करेगा? सर 1 मैच करेगा। अब सवाल ये है कि सर 0.1 मोल है, अब ये तो हमको पता नहीं चलेगा कि किसके लिए होगा, लेकिन अगर हम चौथे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि एक परमाणु या अणु के 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान में परमाणु या अणुओं की निश्चित संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है, और इस संख्या को अवोगाड्रो नियतांक कहा जाता है। बताइए आपका जो डी है वो किसके साथ मैच कर रहा है? आप कहेंगे सर डी जो है वो हमारा 3 के साथ मैच कर रहा है। तो तेला जी यहाँ पे हम डी को 3 से मैच करवा दे रहे हैं। बच कौन जा रहा है? तो सर 4 और सी। तो जाहिर सी बात है कि सी किसके साथ चला जाएगा? 4 के साथ चला जाएगा। आपके एग्जाम में कुछ ऐसे ऑप्शन भी मिलेंगे जिसका आंसर आपको नहीं मालूम रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा इस तरह के सवाल में कि 3 कम से कम मिला लें, लास्ट में जो बचेगा वही क्या होगा सर आपका? तो जो इधर बच रहा है उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है सर। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें ए में 2 दिया हुआ है, बी में 1 दिया हुआ है और सी में 3 दिया हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा सर। ए में 2 है, बी में 4 है, ये भी गलत है। A1 ये तो पहली गलत है। A2 B1 C4 और D3 बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात आप सभी ध्यान में रखेंगे, 6.022 × 10⁻23 को यहाँ पे क्या बोला जाता है? अवोगाड्रो नियतांक। और CA3P2 को क्या बोला जाता है? कैल्शियम फॉस्फाइड। ये आपको याद रखने वाली बात है। बात बाकी 0.1 मोल और 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद होते हैं सर, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया है कि जब भी बात की जाएगी नंबर ऑफ मोल की तो आप कहेंगे दिया गया द्रव्यमान अब बटा
अगर तत्व की बात की जा रही तो उसका परमाणु द्रव्यमान, यौगिक की बात की जा रही तो अणु द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 2.3, और जो आपका सोडियम है इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 35.5। डिवाइड करके देख लेना, चला 0.1 आ जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन तो सेम है सर 12 नंबर। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। पहला ऑप्शन है कि H2S हवा में जलता है और H2O और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। बिल्कुल सही है सर। H2S अगर एयर के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या देता है सर, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। और दूसरा है कि उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में हो जाता है। बिल्कुल सही है सर। मेरे मित्र जब आप FeSO4 को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये डिकम्पोज होकर के किस में आ जाएगा Fe2O3, साथ में SO2 प्लस SO3 में आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही या गलत है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी A और B दोनों सही है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। ध्यान में रखिएगा कि रिकेट्स को हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। आपका सवाल है कि किसकी कमी से होता है, आप कहेंगे सर रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जब भी बात की जाएगी कि विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे रिकेट्स। आप क्या कहेंगे, रिकेट्स। और साथ ही अगर बात की जाएगी कि प्रौढ़ों में यानी कि एडल्ट में कौन सा रोग होता है, तो आप सभी याद रखना ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है सर, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। तो क्वेश्चन आपसे दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला बच्चों में रोग आप रिकेट्स कहेंगे, प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया के। आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि ये जो विटामिन है इसका खोज किसने करा था या नामकरण किसने करा था, तो आप सभी याद रखना फंक नामक वैज्ञानिक ने करा था। और साथ ही आप सभी याद रखेंगे कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील और दूसरा होता है जल में घुलनशील। तो मेरे मित्र आप सभी क्या करो, एक गिलास पानी ले लो और उसमें किसी चाबी को आप क्या करो सर, घुला दो। किसको घुला रहे हो सर, चाबी को। चाबी को क्या कर रहे हो सर, इसमें डाल दे रहे हो। तो याद रखना यहाँ पे सी से विटामिन सी और ये बी से विटामिन बी। विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। और साथ ही अगर वसा में घुलनशील की बात करोगे तो आप सभी कीड़ा याद रखना, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए क्या है सर, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखें। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि विटामिन बी जो है वो 11 प्रकार के विटामिनों का समूह है। और विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमीन होता है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो सर जो बेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से सर, तो सर विटामिन B1 तो यहां पे आप लिख ही लेंगे कि बेरी रोग, बेरी। और विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होगा सर, स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही सरल सा सवाल। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, ये आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लेडीज में यौवन की शुरुआत तब से होती है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, माहवारी का स्टार्ट होना क्या कहलाता है, मेनार्की, जिसको हम लोग रजोदर्शन बोलते हैं। तो जो सवाल करा जा रहा है कि महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, आप कहेंगे सर रजोदर्शन से होती है, मेनार्की से होती है। यानी कि गर्ल्स के 12 से 13 वर्ष की उम्र में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे किशोरावस्था एडोलसेंस तो हम लोग समझ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी ये भी हम समझ रहे हैं, लेकिन ये रजनोवृत्ति क्या होती है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गर्ल्स में 12 से 13 वर्ष की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है
और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 40 से 45 की उम्र तक आते आते क्या होता है सर, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं सर, मेनोपोज यानी कि रजनोवृत्ति बोला जाता है। तो महिलाओं में सर मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना मेनार्की कहलाता है, बंद होना मेनोपोज कहलाता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, तो एक होता है सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक कौन सा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और साथ में जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसको क्या बोला जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। और साथ में आप सभी ध्यान में रखना कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग किसको रखते हैं सर जी, एल्केन को रखते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग किसको रखते हैं, तो सर एल्कीन को रखते हैं। किसको रखते हैं सर, एल्कीन को रखते हैं। तो सॉरी, एल्कीन और एल्काइन दोनों को रखते हैं। एल्कीन और एल्काइन दोनों हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्केन जो है वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सवाल क्या करा जा रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, एल्कीन, आप कहेंगे सर असंतृप्त है। समावयवी, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि समावयवी एक अलग तरह की घटना हो जाती है, आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको हम लोग। जब अगर कोई तत्व समावयवी की घटना को शो करता है तो सर उसको हम लोग क्या कहते हैं, समावयवता। और अगर कोई तत्व है समावयव तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, आइसोमर बोलते हैं। एल्केन, आप कहेंगे सर ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जबकि एल्काइन क्या है सर, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आवेश की एसआई इकाई क्या होती है। आप कहेंगे सर कूलम्ब होती है। जूल किसका यूनिट है, तो आप कहेंगे सर कार्य या ऊर्जा का। एम्पियर, आप कहिएगा विद्युत धारा। एम्पियर किसका यूनिट है सर, विद्युत धारा। वाट, आप कहेंगे सर शक्ति का यूनिट। ठीक है, बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग पेट्रोलियम सब्सटेंसेस को रिफाइनिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे पेट्रोलियम सब्सटेंसेस में मौजूद सल्फर और अन्य यौगिक को हटाने के लिए H2SO4 का उपयोग करते हैं। ये एक क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं समझना कि स्टेटमेंट है। आप इसको मेंशन कर सकते हैं अपने कॉपी में कि पेट्रोलियम पदार्थों के रिफाइनिंग में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, H2SO4 का। किस लिए, तो सल्फर और अन्य प्रकार के अशुद्धि को हटाने के लिए। ये आपका एक क्वेश्चन है सर, अभी तो स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है लेकिन आगे आपको क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के चलते होती है। बिल्कुल ही गलत है सर। जब भी हम लोग बात करते हैं सर एसिड की तो हम लोग कहते हैं सर एसिड में H+ आयन होता है, जबकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस की। तो बेस की जो प्रकृति होती है वो किससे होती है सर, OH- आयन से होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण होती है, जो कि क्या है सर, गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि केवल कथन ए क्या है, सही है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा। आपसे कहा जा रहा है कि नीचे के विकल्पों में तत्वों के किसी खास लक्षण और उनके आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नता को निम्न रूप में दर्शाया गया है। तत्व का लक्षण, आवर्त में बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे। ध्यान देंगे सिर्फ एक प्रॉपर्टीज की चर्चा की जा रही है, वो है विद्युत धनात्मकता। बाकी और आपके ऑप्शन में कोई प्रॉपर्टीज नहीं। बस आप यहां पे कंठाग्र कर लेंगे कि जब भी हम लोग आवर्त सारणी में बात करते हैं सर धातु के उपस्थिति की, तो धातु आपका कहां पे होता है, तो आप कहते हैं सर लेफ्ट साइड में मेटल होता है और राइट साइड में बेसिकली आपका क्या होता है, तो सर नॉन मेटल होता है। राइट साइड में क्या होता है सर, नॉन मेटल होता है। मेरे मित्र इतना तो आप सबों को मालूम है कि मेटल क्या होते हैं सर, तो सर ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, तो गुरुजी ये निगेटिव आयन फॉर्म करते हैं। मेरे मित्र जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी धातु से अधातु की तरफ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि विद्युत धनात्मकता घटेगी, बढ़ेगी क्या, विद्युत ऋणात्मकता। काहे, तो सर दाएं तरफ तो हमको अधातु मिलेगा।
तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाने में क्या होगा? आप कहेंगे सर विद्युत धनात्मकता की बात करेंगे तो घटेगा। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु की विद्युत धनात्मकता क्या होगी? घटेगी। क्या बढ़ेगी? विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है सर? धातुई गुण में वृद्धि होती है। तो भाई धातुई गुण में वृद्धि होती है तो विद्युत धनात्मकता क्या होगी? आप कहेंगे सर बढ़ेगी। मेरे मित्र आपका यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन कि विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण घटता है यानी कि ह्रास होता है। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे समूह में ऊपर से नीचे की भी बात की जा रही है। ह्रास होता है और फिर यहाँ पे दिया हुआ है जब ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता है या वृद्धि होती है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जब आपने बोला कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि धनात्मकता बढ़ेगी। और यहाँ पे ये बात सही भी कह रहा है कि विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में क्या होता है? तो सर घटता है या ह्रास होता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर सर वृद्धि होता है। तो सही आंसर तो आपको पहले ही मिल गया सर, ऑप्शन नंबर ए। आप कहेंगे ऐसे कैसे, सब ऑप्शन नहीं पढ़े? तो चला देखना यहाँ पे कि विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण बाएं से दाएं जाने पर यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ता है। बताओ सही है? आप क्या कहोगे? सर घटता न है बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सर वर्ग में सर घटता है। आप कहेंगे सर ये तो पूरे गलत है। तीसरा कि विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण घटता है, ये बात सही है सर, बाएं से दाएं आएंगे तो। अब यहाँ पे देखिए वर्ग में क्या दिया हुआ है कि घटता है या ह्रास होता है। आप क्या कहेंगे? सर पहला वाला बात तो सही था, दूसरा का बात गलत है। क्या है? तो वर्ग में नीचे आएंगे तो धातुई गुण बढ़ेगा, मतलब विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है घटता है। सर ये गलत। अब चौथा है कि विद्युत धनात्मकता धात्विक लक्षण बढ़ता है, वृद्धि होती है। आपका ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है कि आवर्त में बाएं से दाएं आएंगे तो विद्युत धनात्मकता वृद्धि होगी। क्या कहेंगे? विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होगी, जबकि विद्युत धनात्मकता क्या होगी सर? घटेगी। क्यों? क्योंकि बाएं साइड धातु है सर, दाएं साइड अधातु है। तो इस हिसाब से आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसी के साथ आपकी आज की क्लास समाप्त हो जाती है। और मेरे ख्याल से आप आज के इस सेशन के जो भी क्वेश्चन थे उसको आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर आपको फिर से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।